नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में अभी बिहार के चुनावों को लेकर राजनीतिक चर्चा चल रही है और उसके बाद अगले साल के जो महत्वपूर्ण चुनाव है, तमिलनाडु है, असम है, केरला है, उसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। तमिलनाडु हिंदुस्तान की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। तमिल भाषा को लेकर लगातार बात होती रही है, द्रविड़ मूवमेंट को लेकर बात होती रही है, कास्ट को लेकर बात होती रही है, कास्ट मूवमेंट किस तरह से चला है और जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, वो भी वहां पर बात होती रही है। इंडिया ब्लॉक में भी आपको याद होगा कि सनातन वर्सेस जो द्रविड़ संस्कृति है, उसको लेकर काफी चर्चा हुई। और दिल्ली से, उत्तर भारत से बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमिल पर फोकस किए हुए हैं, तमिलनाडु पर फोकस किए हुए हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में उन्हें कोई बहुत सफलता नहीं मिली, बहुत कामयाबी नहीं मिली, वहां पर कोई सीट वो हासिल नहीं कर पाए। विधानसभा के चुनाव उससे पहले हुए थे 2021, उसमें भी कोई उस तरह से ताकत नहीं मिली, लेकिन तमिल संस्कृति को लेकर उन्होंने तमिल संगमम और काशी तक, तमिल वर्सेस काशी, तमिल से काशी तक का जो रास्ता है, उस सफर को तय करने की कोशिश की है। दोनों संस्कृतियों को मिलाने की कोशिश की है। और आपको याद होगा कि जब संसद की जो नई बिल्डिंग बनी, नया भवन जब बना, तो उसमें सेंगोल को रखा गया तमिल संस्कृति के प्रतीक के तौर पर। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ ट्रैक कर पाएगी, कुछ क्रैक कर पाएगी, इस राजनीति में कोई अपनी जगह बना पाएगी? इस सब पर भी चर्चा करेंगे। और डीएमके की जो सरकार है 5 साल से, स्टालिन साहब की, एम के स्टालिन साहब की, वो क्या बनी रहेगी? क्योंकि उससे पहले 10 साल तक तमिलनाडु में एआईए-डीएमके की सरकार रही है। आमतौर पर 1967 से ऐसा हुआ कि डीएमके और एआईए-डीएमके दोनों लोग बारी-बारी से वहां पर सरकार बनाते रहे, लेकिन पिछली बार 10 साल तक एआईए-डीएमके की सरकार रही और उसके बाद 2021 से डीएमके की सरकार है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है। लेकिन दो एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको जिक्र करूं कि इससे पहले तमिलनाडु की राजनीति के दो बड़े चेहरे थे, करुणानिधि साहब और जयललिता। उससे पहले की बात तो अलग है, अन्नादुरई की बात करें, एमजीआर की बात करें, पेरियार की बात करें, वो अलग है। लेकिन रिसेंट जो तमिलनाडु की हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसमें करुणानिधि और जयललिता बहुत लंबे समय तक बने रहे। अब उन दोनों के जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति एक नए दौर में आ गई। हालांकि पिछले चुनाव उस पर हो गए। इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे मित्र हैं वोट वाइब के अमिताभ तिवारी साहब, जो फाउंडर भी हैं, वो लगातार सभी स्टेट्स को ट्रैक कर रहे हैं और मुझे लगता है वो थोड़ा आगे चल रहे हैं और लोगों के मुकाबले में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जागे नहीं। अब तमिलनाडु पर वो चर्चा कर रहे हैं। वो वाइब ने अभी सर्वे किया है, उस सर्वे पर चर्चा करेंगे कि क्या होगा तमिलनाडु में जो 2026 में चुनाव होने वाले हैं। क्या स्टालिन साहब की सरकार जाने वाली है? तमिलनाडु के लोगों का मूड क्या है? इस सब पर चर्चा करेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो बहुत बधाई कि आप बहुत तेजी से सर। काम कर रहे हैं और थोड़ा रफ्तार के साथ साथ आगे ही चल रहे हैं। अभी शायद देश में और जो लोग हैं इन स्टेट्स पर चर्चा ही नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है, वहां की स्थिति क्या है। तो ये बेहतर है कि आप पहले से, जैसे कहते हैं, पहले मारे सो मीर, तो उसके लिए भी बहुत मुबारकबाद। मैं वोट वाइब का जो सर्वे है वो देख रहा था, ओपिनियन पोल देख रहा था, तो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं पहले, फिर उसके पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे कि क्या चर्चा है, आपने कैसे उसको देखा तमिलनाडु को? देखिए, जैसे आपने परिवेश इसका जो बैकग्राउंड एस्टैब्लिश किया है, 2-3 चेंजेस हुए हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। एक तो है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था कि हर 5 साल में वहां पर सरकार बदलती थी। उसको एआईएडीएमके ने ब्रेक किया 2016 में। 2011 में एआईएडीएमके का नंबर था ट्रेंड वाइज जीतने का, तो वो जीती। 16 में डीएमके का चांस था, लेकिन जयललिता वापस आई अपने स्कीम्स की बदौलत। तो ट्रेंड उन्होंने ब्रेक किया। तो अब जो 2026 का चुनाव है, अगर डीएमके जीतती है, तो फिर इसका मतलब है वी आर मूविंग फ्रॉम अ 5 ईयर ट्रेंड टू अ 10 ईयर ट्रेंड। 10 इयर्स। अगर डीएमके हार जाती है, तो इसका मतलब है कि वी आर रिवर्सिंग टू द मीन, यानी जो ट्रेंड था उसी पे वापस जा रहे हैं। ये 10 साल का जो टेनर था या एडीएमके का, या 2016 में जो जीत थी, वो एक अपवाद था, एक्सेप्शन था। तो इसका टेस्ट होगा सबसे पहले। दूसरा, तमिलनाडु में कल्ट पॉलिटिक्स काफी चलता है। जयललिता जी और करुणानिधि जी ऑल्टरनेट करते रहे सरकार वहां पर 5-5 साल, और काफी कैरिस्मेटिक फिगर्स थे दोनों, और काफी कोर
दोनों का एक कोर वोट बेस सपोर्ट बेस था, जो लंबे और समय तक भी रहे राजनीति में दोनों। लंबी समय तक रहे, कंपटीशन भी था दोनों का और वो काफी चला। नाउ दोनों के देहांत के बाद क्या हुआ है कि एआईएडीएमके में जो अभी लीडर हैं ईपीएस पलानीस्वामी जी, और डीएमके में ओके। भी जो अभी लीडर है स्टालिन जो उनके बेटे हैं, वो दोनों उतने फेमस या उतने कैरिस्मेटिक नहीं माने जाते। तो पिछला जो कुछ सालों का पीरियड है, वी हैव मूव फ्रॉम कल्ट पॉलिटिक्स टू, यू कैन से, पॉलिसीज एंड इश्यूज, इश्यूज policies, पॉलिटिक्स। issues, welfare politics, issues politics, local level politics, and also I would say जो लीडर्स जो थोड़े ह्यूमन है इन द सेंस, ऐसी बहुत यस। टावरिंग पर्सनालिटी जिनकी नहीं है। नहीं। अब यहाँ पे एक और थर्ड प्लेयर की एंट्री होती है, एक्टर विजय की, जिनकी पार्टी टीवी के है। अब उनकी पॉपुलैरिटी यूथ में, अर्बन सेंटर्स में काफी है। पहले जो भी एक्टर्स आए हैं जैसे कमल हसन या कमल रजनीकांत, हसन साहब आए, नहीं लेकिन, रजनीकांत जी। हाँ आए तो नहीं लेकिन कोशिश करी या इन्फ्लुएंस किया या किसी को सपोर्ट किया जब भी, तो वो लोग अपने करियर के ढलान पे आए हैं और ये व्यक्ति अपने करियर के पीक पे आए। तो अब क्या वापस तमिलनाडु कल्ट पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी, ये एक ट्रेंड है। तो दो ट्रेंड है कि 5 साल बाद, हर 5 साल में सरकार बदलेगी कि 10 साल अब एक नया नॉर्म है। दूसरा ट्रेंड है कि कल्ट पॉलिटिक्स में वापस जा रही है क्या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, या इशू बेस्ड वेलफेयर डेवलपमेंट लोकल लेवल पॉलिटिक्स और मोर ह्यूमन लीडर्स की तरफ जा रही है। और तीसरा है जो जिसका जिक्र भी आपने किया कि दो तरह के इश्यूज होते हैं, एक इमोशनल होते इश्यूज होते हैं किसी भी चुनाव में, और एक ब्रेड एंड बटर इश्यूज होते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इश्यूज यानी बिजली, सड़क, पानी, विकास, करप्शन, महंगाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 या 3 इमोशनल इश्यूज हैं, जैसे हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज अंडर एनईपी, इसका विरोध वहां पर काफी हुआ है। डीएमके ने काफी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। दूसरा है कि जो आगामी डिलिमिटेशन होने वाला है, तो क्या बड़ा इशू है। उसमें, हाँ, सदर्न स्टेट्स की जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी, उसका भी एक एक उसके अगेंस्ट भी एक मुहिम सॉर्ट ऑफ चल रहा है कि भाई जब हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, जीडीपी ग्रोथ वगैरह अच्छा है, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, तो हमको पेनलाइज नहीं करना चाहिए। और तीसरा है गवर्नर का इंटरफेरेंस, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है। तो ये इमोशनल इशू है। लगभग 30% लोग इमोशनल इश्यूज के ऊपर वोट कर रहे हैं और 70% क्या ब्रेड एंड आपके पास उस बटर। पर वो सर्वे, परिवेश है। ओपिनियन ओपिनियन पोल पर हम चर्चा करेंगे। एक और इश्यू पर मैं चर्चा आपसे समझना चाहता हूँ कि द्रविड़, जो तमिलनाडु है वो द्रविड़ राजनीति का, एंटी कास्ट, एंटी रिलीजन का एक स्टेट रहा है। ये भी एक अलग बात है कि सबसे ज्यादा मंदिर, बड़े मंदिर तमिलनाडु में है। और संस्कृति की बात करें, हिंदू कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो भी वो वहां पर है। बीजेपी की जो एंट्री है, खासतौर से नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और ये जो हिंदू की राजनीति है, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदू वर्ग तो है ही ना वहां पर, एक मिडिल क्लास भी है, मंदिर भी बहुत बड़े हैं, तो जो एंटी सनातन पॉलिटिक्स में क्या ये क्रैक कर सकती है हिंदू राजनीति? देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम, आई थिंक एक सर्वे भी हुआ था, किसी संस्था ने किया था जिसने लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी निकाला था नॉर्थ और साउथ। तो लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी यानी पूजा पाठ यस। ज्यादा करना, कितना करते हैं? विश्वास करना, भव्य मंदिर होना, ये साउथ में एक्चुअली ज्यादा है। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि भाई वो एक फर्टाइल ग्राउंड जरूर है वहां पर, करेक्ट। बट हर जगह एक तरह की पॉलिटिक्स नहीं नहीं चलती है, और चलती। हमने देखा है कि पीछे उन्होंने स्ट्रगल किया है, परहैप्स क्योंकि अभी तक वो उस हिंदुत्व को, उस हिंदू कल्चर, उस चीज को शायद समझ नहीं पाए हैं। अभी वो एक ही, जिसको कहते हैं कि एक ही ब्रश से पेंट करने वाली जो एक स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और लगभग अगर हम डीएमके और एआईएडीएमके देखें तो ये दोनों पार्टियों का मिला करके अगर आप देखें हिस्टोरिकली, ऑफ कोर्स अलायंसेस के साथ,
लगभग 75-80% वोट शेयर रहा है, जी, विच इज टोटल कर लें द्रविडियन, 45 और 35, 30-35 है। हाँ, जी, विच इज द्रविडियन वोट, लेट्स से। सो नॉन द्रविडियन वोट तो 20-25% ही है, करेक्ट, जो अदर्स को जा रहा है, लेट्स से, जिसमें जी, बीजेपी अदर्स भी को। है। हुँ, हुँ। 2021 में सीमन एक एक एनटीके करके पार्टी वो आई, तो वो एक हाँ, है ना? एनटीके का भी काम था। जी, एनटीके भी 6-7% वोट शेयर लेकर के आई थी। तो अब बीजेपी की स्ट्रेटेजिकली क्या पशोपेश है अ, तमिलनाडु में, वो हम कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो दिल्ली में थी उससे हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने थोड़ा मजबूत प्रदर्शन किया तो उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और बीजेपी की सरकार वहां पर आ गई, करेक्ट। तो कांग्रेस को था कि पहले ठीक है, पहले इनको आउट बीजेपी करें। की सरकार आ जाए, भले ही हम जो है वो आम आदमी आम पार्टी आदमी का जो पार्टी। सीट है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे जब आम आदमी पार्टी वीकेंड हो जाएगी इन 5 सालों में। तो यहाँ पर बीजेपी के पास ऑप्शन था कि भाई एआईएडीएमके के साथ अलायंस नहीं किया जाए, और एआईएडीएमके में क्योंकि काफी विद्रोह भी रहा जयललिता के जी के डेथ के बाद, हमने देखा है कि काफी वहां पर लीडरशिप को लेके टसल एक हुआ, हुँ, वो भी ईपीएस मैं और समझना चाहता ओपीएस। हूँ क्योंकि आपने जब कहा कि करुणानिधि और जयललिता के बाद की दोनों पार्टी में एक बड़ा फ़र्क मुझे जो लगता है, आपने ज़्यादा उसको स्टडी किया होगा, कि स्टालिन की जो पार्टी है, डीएमके है, वो थोड़ी-सी स्टेबलाइज़ हो गई। वहाँ पर लीडरशिप क्राइसिस उस तरह से नहीं रहा और स्टालिन चीफ मिनिस्टर भी बन गए, तो शायद उसकी वजह भी एक बड़ी रही। एआईएडीएमके तो पार्टी के तौर पे आज हम लोग सब याद कर रहे हैं, उसका वोटर भी है, लेकिन लीडरशिप क्राइसिस तो वहाँ है ही। वो ईपीएस, ओपीएस जो भी करें, पनीरसेल्वम को करें, उनको करें, पलानीस्वामी को करें, तो वो जो क्राइसिस है दोनों पार्टीज के बीच में, उसमें क्या एआईएडीएमके कमजोर नहीं पड़ती, आपको नहीं लगता? देखिए, पिछले 3-4 साल में ये लीडरशिप टसल रहा, ईपीएस, ओपीएस और दिनकरन जो यस। एक और फैक्शन है। जी। और 2024 में बीजेपी ने बैक भी किया इन लोगों को, ओपीएस और दिनकरन को। लेकिन यस। बीजेपी को अब ये रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली ईपीएस ही लीडर है या एडीएमके के, क्योंकि ओपीएस और दिनकरन ये लोग एक भी एमएलए लेके नहीं जा पाए। नहीं। तो ईपीएस over the years, of course these 3-4 years, has proved that he is the natural leader of the alliance, of the party. उसने उन्होंने एक ये एस्टैब्लिश कर दिया, वो उनके साथ बीजेपी जाएंगे। उनके साथ जाएंगे। बीजेपी जब ओपीएस से ईपीएस पे शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी ने खुद ही ये रियलाइज कर लिया है कि ओपीएस इज नॉट द लीडर ऑफ दिस पार्टी। ईपीएस ने एस्टैब्लिश कर लिया है अपने आप को एज अ लीडर। तो बीजेपी के पास वही स्ट्रेटेजी ऑप्शन थी कि भाई या तो एआईएडीएम के साथ अलायंस ना करें, एआईएडीएम को ये चुनाव हारने दें, और उसके बाद का जो स्पेस है उसको हम कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करें ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। करेक्ट, एक ये स्ट्रेटेजी जैसे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी दिल्ली में। लेकिन जी। शायद उनको लगा कि ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं होगी या इतना आसान नहीं रहेगा, तो इन्होंने एआईएडीएम के साथ अलायंस कर लिया। सर, इसको एक चीज और समझाइए मुझे। ये आपने एआईएडीएमके की बात की कि पिछली बार बीजेपी को एक बहुत पावरफुल स्टेट प्रेसिडेंट मिला और उनका ही विरोध शायद ज्यादा था कि वो कह रहे थे कि अकेले ही पार्टी चुनाव लड़े, और उसने जो भी काम किया उन्होंने, अन्नादुरई साहब ने, तो वो जो अन्नामलाई साहब ने, तो वो उससे पार्टी को, संगठन को मजबूती मिली। फिर क्यों पार्टी ने रीथिंक किया इस पूरी एक्सरसाइज पर? देखिए, अब इसके लिए हमको 2024 का लोकसभा चुनाव देखना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सफाया हुआ या एडीएमके का भी और लेड अलायंस का भी। यस। क्लियरली वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डीएमके लेड अलायंस का लगभग 45-46% वोट था, एआईएडीएमके अलायंस का 23% और बीजेपी लेड अलायंस जिसमें पीएमके भी है था उस वक्त 19% वोट था, हाँ, तो जिसकी काफी वजह वोट से है, 19% वोट तो काफी है बीजेपी के काफी है। हिसाब से देखिए। हाँ, काफी है क्योंकि वो एक लोकसभा इलेक्शन भी था।
लेकिन ये दोनों पार्टियों के अलग रहने से ये हुआ कि डीएमके ने स्वीप किया। अगर हम 39 आउट ऑफ विधानसभा 39। सेगमेंट्स 39 आउट ऑफ 39, अगर हम विधानसभा सेगमेंट्स की बात करें तो 234 में से 210 विधानसभा सेगमेंट्स में डीएमके आगे और सिर्फ 24 में बाकी लोग। यही अगर अलायंस हुआ होता, क्योंकि बीजेपी को भी जो वोट पड़ा वो लार्जली डीएमके के अगेंस्ट या इंडिया ब्लॉक, एंटी इंडिया ब्लॉक वोट जो था वो पड़ा। वो अगर पड़ा। ये दोनों पार्टीज एक साथ लड़ी होती तो ये जो असेंबली सेगमेंट्स 210 और 24 है, ये 150 और 84 होता, हो सकता था। तो हो एक सकता था। पोटेंशियल, हाँ हो सकता था। तो एक पोटेंशियल अलायंस का एक सिनर्जीज है, क्योंकि अलग अलग लड़के आपने ऑपोजिशन वोट को ही स्प्लिट किया। तो बीजेपी के ऊपर ये था कि भाई बीजेपी 5 साल और खुद के बल पे मेहनत करना चाह रही है, और जिससे हो सकता है कि डीएमके फिर से जीत जाए, वो और मजबूत हो, या वो यहीं पे डीएमके की जो स्टोरी है उसको खत्म करने की कोशिश करे। क्योंकि जो द्रविडियन वोट है वो स्टिल 75-80% है, करेक्ट। उसका ही एक हाँ, पोर्शन डीएमके के पास है और उसका ही एक पोर्शन एआईएडीएमके के पास है। एआईटीएम के पास। सर एक चीज और समझिए, थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं, मतलब मुझे नहीं पता, आपने इसको स्टडी किया होगा कि 2004 के इलेक्शंस को ध्यान रखें कि बीजेपी ने शिफ्ट किया एआईएडीएमके से डीएमके की तरफ, और वो एक बड़ी गलती, मतलब गलती इसलिए क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स को हम देखें, गलती तो क्या कहेंगे, उसका असर उस इलेक्शन के रिजल्ट्स पर पड़ा। क्या आपको लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सही कदम पर है? क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हैं, अभी हम लोकसभा इलेक्शंस को देखें, 39 आउट ऑफ 39 और 210 सीटों पर 234 में से, ठीक है, ये 2024 की बात है, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ, एक साल पूरा हुआ है, ठीक है। और यदि आपके हिसाब को भी जोड़ लूं मैं कि भाई वो डीएम, एआईएडीएमके और बीजेपी मिल जाते, तब भी 185 और बाकी की सीट्स पड़ती हैं। 150 और 84, हाँ, 150 तो और 84। 150 और 84, तो 150 भी उनके लिए तो मेजोरिटी है। तो कहीं बीजेपी एनालिसिस करने में गलत तो नहीं कर रही है? आज फिर वहीं पर तो नहीं पहुंच गए 2004 पर? देखिए, तमिलनाडु इज अ गेम ऑफ अलायंसेस। यस, आपको दैट्स ट्रू। पहले ध्यान होगा, कांग्रेस एआईएडीएमके के साथ अलायंस किया करती थी जी। शुरू शुरू में जब एआईएडीएमके बनी, ठीक है। फिर फिर बीच में कांग्रेस डीएमके के साथ रही। फिर तमिल मनीला कांग्रेस मूपनार की टीएमसी पार्टी बने हैं। 1996 में वो काफी अच्छा किया। वो मूपनार साहब की पार्टी। मूपनार साहब की पार्टी थी उस वक्त। डीएमके जो है, जब 1998 में जब चुनाव वाजपेयी जी जीते, या जब हंग पार्लियामेंट रहा, तो उस वक्त डीएमके एनडीए में शामिल हुआ। और 1998 से लेकर 2004 तक डीएमके एनडीए में था। अब क्योंकि उस वक्त की पॉलिटिक्स अगर आपको ध्यान होगी, तो जब राजीव गांधी हत्याकांड में जैन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने छोड़ा। कमीशन के लिए को छोड़ा था, तो उस समय एक्चुअली कांग्रेस पार्टी तो डीएमके के ऊपर आरोप लगा रही थी, करेक्ट, कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है या इनका इनकी सांठगांठ है। वो समझ गया मैं बात, वो तो कारण है ही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहीं, क्योंकि अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे जरूरी चीज समझते हैं कि चुनाव कैसे जीतना है, नहीं तो और आज उसमें ऑप्शन यदि नहीं है। अमिताभ जी की बात को मानूं मैं, तो आज डीएमके मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई, नतीजे क्या होंगे वो अलग है ना। क्या हाँ, इसकी वजह यह है कि सनातन वर्सेस एंटी हिंदू वाला जो गेम है डीएमके का, या हिंदी वाला, हिंदी वर्सेस तमिल वाला, वो ऐसा ईगो इशू हो गया? क्योंकि बीजेपी लीडरशिप को मैंने अभी जो पिछले 10 साल में देखा है, वो चुनाव जीतने के अलावा कुछ नहीं सोचते, लेकिन आज वो एआईएडीएमके के साथ खड़े हैं, इसकी कोई बड़ी वजह आप समझते हैं? इसकी एक वजह ये भी है प्रैक्टिकली कि डीएमके के साथ अलायंस का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो डीएमके का जो अलायंस है वो वो पिछले कांग्रेस के 3 साथ। चुनाव में काफी सेटल्ड अलायंस है। क्योंकि डीएमके तो यहीं से गई है, एनडीए जी। ब्लॉक से ही इंडिया ब्लॉक के इंडिया। पास गई। यस, यस। और आपने जिसका उल्लेख किया कि भाई वो सबसे बड़ा ब्लंडर शायद आरएसएस का, जिसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि ब्लंडर अगर में तो आप, चलो रिजल्ट के हिसाब से ब्लंडर तो हम क्या कहेंगे, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप एनडीए और
यूपीए का डिफरेंस देखेंगे उस वक्त सीटों का 39 सीट्स था, जो एग्जैक्टली डीएमके ने स्वीप करा, इसीलिए है मैं ना? कह रहा हूँ हाँ, तो ठीक, हाँ, ऑफ कोर्स हाइंडसाइट में लगता है। तो जैसे वो अभी समझ लें, जैसे 2024 में नीतीश कुमार जी उधर नहीं आते तो करेक्ट, शायद कुछ और बदल जाता। करेक्ट, तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आज। एक तो बीजेपी के पास, क्योंकि वो ज्यादा सेटल्ड अलायंस है, और दूसरा दूरियां और बढ़ गई हैं। ये हिंदी इम्पोजिशन कह लें, गवर्नर इंटरफेरेंस कह गवर्नर लें, वाला, पॉलिटिक्स कह लें, समर्थन वाला। इससे दूरियां और बढ़ गई हैं दोनों दोनों पार्टियों के बीच में, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और गहरे हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अलायंस आज पॉसिबल नहीं है। टीवीके का क्या होगा? विजय जो है बड़ा कल्ट आप बता रहे हैं, तो क्या बीजेपी उनके साथ कुछ करेगी अलायंस? उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक थर्ड फ्रंट, मतलब अगेन तो फिर वो 24 वाली इस एंटी द्रविडियन, लेट्स से, एंड एक एक जो उस पर वोट मूव। ब्लॉक है, उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। और पहले ये एफर्ट्स हुए हैं, मुपनार जी ने किया है, विजयकांत ने किया है, सक्सेसफुल भी रहे हुए चुनाव में, यस। एलओपी रहे हैं। तो वो अभी अलायंस नहीं करना चाह रहे हैं। वो युवाओं में पॉपुलर है, महिलाओं में पॉपुलर है। अभी हमारे सर्वे में लगभग 12% आ रहा है उनका सपोर्ट बेस, जब हम पूछ हाँ, रहे हैं कि, टीवीके का वोट 12% है। हाँ, हम जब पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी को ट्रस्ट करते हैं, तो उसमें 37% लगभग डीएमके, 32% एआईएडीएमके, और 12% जो है टीवीके वो की 12% है। टीवीके टीवीके आ रहा है। अब यहाँ सब। पे हम्म जी जी, नहीं आप बात करें, कंप्लीट करें। अब यहाँ पे वो पॉपुलर है, करेक्ट, लेकिन अब चुनाव में संगठन, पार्टी कैडर वर्कर्स, हर एक सीट पे विनेबल कैंडिडेट, ये बातें भी होती हैं, ठीक है। सीएम प्रेसिडेंशियल चुनाव, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने मीडिया में उसको फोकस करके एक बड़ा कर दिया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक चौथाई, वन थर्ड, जब नेशनल इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा कोई एक विधानसभा के चुनाव में नहीं करेंगे लोग। तो मान लेते हैं वन फोर्थ लोग या वन थर्ड लोग भी विजय के चेहरे पे वोट करें, लेकिन जो जी, बाकी दो तिहाई है वो तो देखेंगे कैंडिडेट कौन है। तो इस 8-9 अब महीने इसको में सर्वे को देखते हैं ना आपके, जो हाँ, सर्वे आपने किया है, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला जो सवाल उसमें आपने किया है हाई एंड एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, क्योंकि सरकार वहां पर 5 साल से है, और वो सर्वे आपका कह रहा है कि हाई एंटी एंटी इनकम्बेंसी है। 41% लोग स्टालिन सरकार के खिलाफ दिखाई देते हैं और 31% प्रो इनकम्बेंसी है। तो आप समझते हैं कि 41% जो एंटी इनकम्बेंसी है वो काफी है इस सरकार को हटाने के लिए? नहीं, देखिए, काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड है हर 5 साल में सरकार बदलने का। एक दोनों ही वोट ब्लॉक्स के कोर ग्रुप ऑफ वोट ब्लॉक्स है, फिक्स्ड है। तो 40% लगभग मान लेते हैं एआईएडीएमके का ऑन एन एवरेज वोट शेयर है। तो उतने लोग कह रहे हैं कि वो सरकार से नाराज है, और जो न्यूट्रल लोग हैं लगभग 16% है। तो अगर आप 31 प्रो उनको इनकम्बेंसी प्लस 16 प्लस ऐड करें तो 16। 47 हो जाता है। तो 47 वर्सेस 41 होता है। एंटी इनकम्बेंसी है, बट एंटी इनकम्बेंसी हाई होने से ही विपक्ष कोई चुनाव नहीं जीतता, क्योंकि उसे उसको एक्सप्लॉइट करना होता है, एक्सप्लोर भी वो एक करना होता है, एक्सप्लोर करना भी। होता है। तो अगले 8-9 महीने में वो माहौल एआईएडीएम के बीजेपी बना पाती है या नहीं, और जो विपक्ष के वोटों का विघटन है उसको वो रोक कितना हो? पाती है या नहीं। अभी जो, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अगर 41% है या 42% है, तो वो दो पार्टियों में स्प्लिट हो रहा है ना। एआईएडीएम ये के, जिसको और बीजेपी 32% भरोसा कर रहे हैं, और 12% टीवी के टीवी के को। पार्टी को। तो ये एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो स्प्लिट हो रही है दो बड़े ब्लॉक्स में, जिसका लेकिन फायदा ये आप, मिल रहा है। हाँ, आपकी एंटी इनकम्बेंसी आगे चढ़कर थोड़ी बढ़ जाती है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? डिजायर फॉर चेंज जो है वो 61% जो लोग हैं आपके, जिन्होंने आपके सर्वे में हिस्सा लिया, वो कह रहे हैं कि रिप्लेसिंग द करंट एमएलए। तो मुझे लगता है ये स्टालिन साहब से भी ज्यादा बड़ी हाई एंटी इनकम्बेंसी होती है और ये मदद कर सकती है, या इसको आप हाँ, समझते हैं कि एमएलए के टिकट बदल के वो उसको हाँ, एडजस्ट किया जा सकता है? करेक्ट। तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई सरकार से ज्यादा एमएलए के खिलाफ नाराजगी है ना? तो एमएलए के खिलाफ जो नाराजगी हमने देखा है, कि अगर आप टिकट परिवर्तन करते हैं 25 से 30%, तो वो नॉर्मली कम हो आजकल गया है। करती हैं,
तो थोड़ा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। प्लस 61% लोग अगर एमएलए रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें एआईएडीएम के सभी के एमएलए हैं। नहीं है, सभी के हाँ, एमएलए हैं। ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको ज्यादा लोगों को टिकट एमएलए या तो काटना इसमें पड़ेगा या बदलना तो वहां पर उन विधानसभाओं में कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ बजट्स वगैरह पास करके इस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे तीसरा एक आपने सवाल रखा है पार्टी ट्रस्ट को लेकर, तो आज भी डीएमके के पास सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, मतलब 37% आप कह रहे हैं, एआईएडीएमके के पास 32% है, और टीवी के जो वो एक स्टार भी है, कल्ट वैल्यू है उनकी, उनको 12% वोट मिल रहा है। तो यदि, क्या आप समझा सकते हैं मुझे कि टीवी के यदि इस अलायंस में आ जाए, एंटी डीएमके अलायंस में, तो तस्वीर बदल सकती है, या वो फिर किंग मेकर हो सकते हैं, या वोट कटवा जो हिंदी में हम लोग आजकल बोलते हैं, वो भूमिका में विजय को देख रहे हैं? देखिए, जब भी कोई अलायंस होता है सर, तो उस अलायंस की वजह से आपसे कुछ लोग जुड़ते हैं और उस कुछ टूटते हैं। अलायंस की वजह से आपसे कुछ लोग कट जाते हैं। तो अगर टीवीके ने आज पोजीशनिंग कर ली है कि भाई वो एंटी बीजेपी है और एंटी डीएमके भी है, और आज से कुछ महीनों बाद अगर वो अलायंस ज्वाइन करता है, तो जो जी। बीजेपी और टीवीके का जो वोट ट्रांसफर होगा, हम्म। उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी का वोटर टीवीके वाली कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा जहां पर उसका कैंडिडेट खड़ा होगा, और टीवीके वाला नहीं तो उसको यदि 50% कर लें, तो नहीं मान वो। लीजिए अमिताभ जी कहते हैं कि बहुत नाराज हैं, तो 50% कर लें तो भी 5-7% वोट तो बढ़ जाएगा ना। हाँ, मतलब आ रहा 24 हूँ के उस इलेक्शंस पर। के, जो आपने 24 इलेक्शंस की बात की ना, उस हिसाब से आपसे सवाल समझ। हाँ, तो अगर ये वोट स्प्लिट नहीं होता है तो ऑफ कोर्स एआईएडीएमके बीजेपी प्लस टीवीके लेड अलायंस जो है वो एक मजबूत स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, एमएलएस के खिलाफ नाराजगी है, सरकार के नाराज। खिलाफ नाराजगी है, 5 साल का एक ट्रेंड है, और वोट का विघटन नहीं होगा। हाँ, ऑफ कोर्स लीकेज होगा उसमें, उस 12% में से 3-4-5% लीकेज हाँ, हो थोड़ा सा सकता है। लीकेज होगा वो। थोड़ा थोड़ा बहुत लीकेज जरूर होगा, लेकिन हाँ, वो एक आज के कंपैरिजन में एआईएडीएमके प्लस बीजेपी स्टैंड अलोन और एआईएडीएमके प्लस बीजेपी प्लस टीवीके, उन दोनों में बहुत फर्क है, तो वो एक बहुत मजबूत अलायंस है। क्योंकि आपसे मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ, उससे जो अगला सवाल है हमारा, जो वोट वाइब के सर्वे का, कि अलायंस डायनामिक्स में आप देखिए एआईएडीएमके बीजेपी के अलायंस को 42% लोग बेहतर बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। तो मतलब वो कोई इतना नुकसान वाला सौदा नहीं है कायदे से। नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकली भी लड़ी है ना ये पार्टीज एक हाँ, वो साथ, साथ रहे हैं और जयललिता के साथ उनका। बनते नहीं है, लेकिन ये पार्टीज लड़ी हैं। और एक बीजेपी आरएसएस में भी एक हमेशा ये रहा है कि एआईएडीएम के क्लोजर एआईडीएमके आइडियोलॉजिकल पार्टनर है। एंटी सनातनी पार्टी के तौर पर नहीं देखते, भले ही नहीं, द्रविडियन पार्टी हो। हाँ, तो क्लोजर क्लोजर आइडियोलॉजिकली क्लोजर पार्टी देखी जाती है। एक ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जयललिता की वजह से उसमें एक हाँ, हमेशा वो इसलिए। रहा है, जी। एक रहा है। तो इसीलिए जो कोर वोटर है, लेट्स से एंटी इस डीएमके ब्लॉक में, जो एआईएडीएमके और बीजेपी के जो कोर वोटर है, उसको इस अलायंस ने जरूर चार्ज अप कर दिया है, क्योंकि उसने देखा है कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ है। लोकसभा में जब अन्नामलाई अपनी राह पे चले और कहीं ना कहीं वो एआईएडीएमके को भी हिट कर रहे थे, तो हिट कर रहे अल्टीमेटली उन्होंने विपक्ष का ही वोट स्प्लिट किया। डीएमके तो जहां था वहीं खड़ा रहा। करेक्ट। थे। जी। तो इसलिए भी लोग थोड़ा, जो एआईएडीएमके के लोग हैं, वो थोड़ा चार्ज अप है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो अलायंस है ये परसेप्शनली एक बेटर अलायंस है, क्योंकि ईपीएस आज एस्टैब्लिश लीडर है। बीजेपी ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट को हटाया है, ठीक है, इस डील में, और ओपीएस से शिफ्ट होकर ईपीएस में आए हैं। यानी बीजेपी भी अपनी पुरानी गलती को मान रही है और ईपीएस को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है ओपनली। तो ईपीएस ये को कर। सारे उनके टर्म्स पे, एक तरफ से अगर आप कहेंगे तो उनके टर्म्स पे ये डील है, जिससे उसका कैडर चार्ज अप है कि हम लोग जो है, हो सकता है कि इस अलायंस की वजह से ये चुनाव जीत जाए। देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, अगर आप इसी सदी की बात करें, तो एआईएडीएम के स्टैंड अलोन बेसिस पर डीएमके से मजबूत पार्टी है। मजबूत पार्टी। अगर आप ये पांचों चुनाव का देखेंगे 2000 से लेकर 2021 इसीलिए तक, अभी भी वो, मतलब 10 साल वो ही रहे हैं एआईएडीएमके, और वो भी
जयललिता के बाद भी वो सरवाइव कर गए। जो एक एक्सपेक्टेशन था कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। थ्योरेटिकली एक भी एमएलए शिफ्ट नहीं हुआ ओपीएस की तरफ, या कोई यस, पार्टी में कोई बहुत बड़ा विघटन नहीं स्प्लिट नहीं हुआ। हुआ पड़ा। और 2021 का चुनाव जब डीएमके जीती, उस चुनाव को छोड़ दें तो बाकी चारों चुनाव में एआईएडीएमके का वोट शेयर डीएमके से ज्यादा है। एआईएडीएमके जब भी जीतती है, वो स्टैंड अलोन बेसिस पे जीतती है, 118 हाँ, का आंकड़ा पास करती है, डीएमके अलायंस में जीत रही। अलायंस के साथ करता है। और डीएमके अलायंस जब हारता है तो वो 20-30 पर पहुंचता है, और एआईएडीएमके जब हारती है तो वो 60-70 पे पहुंचती है। तो वो पार्टी स्ट्रांग है, लेकिन डीएमके के पास अलायंस स्ट्रांग है और सेटल्ड है। कांग्रेस, हाँ, लेफ्ट सेटल्ड है वो, पार्टी, वीसीके जो दलित पार्टी है, लेफ्ट है एमडीएम, सब कुछ लगा के। उस जी, और तमिलनाडु गेम ऑफ अलायंसेस है। गेम ऑफ। इसीलिए एआईएडीएमके भी बीजेपी के साथ अलायंस करना चाह रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदी इंपोजिशन, गवर्नेंस इंटरफेरेंस, डिलिमिटेशन, इन तीनों मुद्दों पर हो सकता है कि बीजेपी जो है इस अलायंस को पुल डाउन भी करे। जैसे जैसे हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे, समझ वो ऐड करेगा तो पुल डाउन भी करेगा कहीं ना पुल कहीं। डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो 99 के जख्म है वो भर गए हैं आपके हिसाब से। अभी तो ठीक है, मतलब 99 के जख्म भर गए हैं या एआईएडीएमके की वाजपेयी सरकार तो गिरने की पूरी कहानी जयललिता के चाय के तो प्याले में तूफान से होती है ना। वो तो 2004 में ही भर गए थे, 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर जिस जिस पार्टी की वजह से सरकार गिरी थी, 5 साल के अंदर उसी पार्टी की वजह से डीएमके ने हाँ, अब अलायंस चेंज किया, और जो क्या। चुनाव जीता हुआ था या जीता हुआ लग रहा था, शाइनिंग इंडिया वाजपेयी जी का, वो चुनाव अल्टीमेटली पार्टी नहीं जीत पाई थी। ये जो आखिरी सवाल है आपका इमोशनल इश्यूज का जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हिंदी को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर, नीट एबोलिशमेंट को लेकर, गवर्नर को लेकर, इसका 30% आपने कहा कि ये 30% है, लेकिन उसमें हिंदी जो है वो 7% पर है। सर, तो क्या मतलब बहुत जितना स्टालिन साहब नाराजगी दिखा रहे हैं, उतनी नाराजगी तमिलनाडु में हिंदी को लेकर नहीं है। वैसे भी वहां पे प्राइवेट स्कूल्स में तो हिंदी चलती है। और दूसरी बात, जो धर्म जो है, रिलीजन जो है, वो आप कैसे देख रहे हैं? डिलिमिटेशन वैसे 30% तो बहुत होता है इमोशनल इशू के तौर पर, सब मिला करके है, सब सब मिला मिला कर करके। हाँ, तो क्या वो डिलिमिटेशन। सेंगोल का और तमिल संगमम का कोई असर आपको नहीं दिखाई दे रहा वहां? देखिए, वहां वही वाली बात है कि वहां की हिंदुत्व नॉर्दर्न स्टेट्स की हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है। एक थोड़ी स्पिरिचुअलिटी है वहां पर, वहां के हिंदुत्व में, है ना? वो चीज अभी तक भाजपा उसको क्रैक नहीं कर पाई है। और सब नेशनलिज्म या रीजनल प्राइड जो है वो हर नेशनलिज्म। हर जगह चलता है, तो उसको ही एक्सप्लॉइट कर रही है डीएमके। और वो बढ़ा चढ़ा के इसलिए भी उसको पेश करती है कि वो जानती है कि एआईएडीएमके बहुत ज्यादा पुरजोर उस पर नहीं तरीके से जाए। विरोध न करे, जी। विरोध नहीं कर पाएगी तो वो फंसेगी। सो ट्रैप करने वाली भी बात है। हाँ, लेकिन अभी भी जनता जो है 70% ब्रेड एंड बटर इश्यूज जो है, करप्शन, अल्कोहल, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, विकास, वेलफेयर, और 30% इन इमोशनल इश्यूज के ऊपर भी वोट अपना वोट जाहिर कर रही है। यूथ एंड वुमेन में इमोशनल इश्यूज ज्यादा दिख रहे हैं अगर आप देखें तो, जो कि अगर आप नेचुरली, हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली भी आपको अलग और स्टेट्स में भी ये देखने को मिलता है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो इश्यूज हैं इमोशनल, ये होल्ड ऑन होते हैं कि नहीं अगले चुनाव तक। आई मीन जब चुनाव होता है तब तक चुनाव आएंगे जो तब है तक। बेटर इश्यूज है वो डोमिनेट करते हैं। तो मैं एक छोटी बात समझना चाहता हूँ, फिर खत्म करते हैं हम, कि जैसे अन्नामलाई को हटाया पार्टी ने, ठीक है, तमिलनाडु में, वहां पर तेलंगाना में टी राजा सिंह को बाहर कर दिया, इस्तीफा ले लिया उनसे। केरल में वो क्रिश्चियंस के साथ मुलाकात कर रहे हैं, भले ही केरला फाइल्स के बाद, भले ही सदानंदन को राज्यसभा में भेजने के बाद, ठीक है, और शशि थरूर के साथ भी थोड़ी सी चल रही आंख में चोली। तो इसका मतलब उनको समझ में आता है बीजेपी को कि जो हिंदू वाला जो एस्पिरेशन है, वो चाहे सेंगोल ले आए, चाहे तमिल वालों को कश्मीर वाराणसी में दर्शन करवा दें बाबा विश्वनाथ के, या अयोध्या ले जाएं, असर नहीं कर रहा। हिंदू फैक्टर जो है, रिलीजन का फैक्टर, वो वहां पर काम नहीं आ रहा। हाँ, बिकॉज हिंदुत्व यहाँ अलग है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से प्रैक्टिस होता है, और यहाँ एक डिफरेंस है।
यहाँ स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है। दूसरा एक बात ये भी है कि साउथ इंडिया में समहाउ अगर आप देखेंगे, तो जिस तरह की अलग-अलग स्टेट्स में डायनामिक्स है, कहीं न कहीं बीजेपी को लगता है कि ओवर अ मीडियम टर्म पीरियड उस अपने पर आप काम इन कर। सीट्स में अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। जैसे 2 रीजनल पार्टीज़ टीडीपी और बीआरएस, यस, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अगले 5 साल में एक पावर ट्रांसफर होगा, इमिनेंट है। जब लीडर्स अपने केटीआर और लोकेश को पावर ट्रांसफर करेंगे। जब भी पावर ट्रांसफर होता है तो एक एक फर्क अ, बदलाव आता है उस पे भी, बहुत बदलाव फर्क। आता है, वो पार्टी में उतनी सहजता से वो एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरा हमने देखा है कि मान लेते हैं केरल, केरल में भी यही ट्रेंड है, सिमिलर हुँ, 5 साल वही में है। बदल वो 10 साल जीत गए। तो एटलीस्ट ट्रेंड के हिसाब से हो सकता है कि एलडीएफ वीक पोज़ीशन पे हो। अगर हम अह और हमने ये भी देखा है कि लेफ्ट जब किसी राज्य में हारती है, वेस्ट बंगाल में 2011 में हारी, 2021 में एक भी सीट नहीं आई है। 10 इयर्स में कंप्लीट डेसिमेशन ऑफ द पार्टी, करेक्ट? क्योंकि लेफ्ट तो अब एक ही जगह बची है लार्जली, लार्जली। केरला। त्रिपुरा में भी ज़ीरो नहीं हुई, लेकिन त्रिपुरा में भी काफ़ी वीकेन हुई है। तो यहाँ भी एक अपॉर्च्युनिटी है, करेक्ट? तो एक अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं चलिए, 5-10 साल तो में, वो कुछ उसके हो सकता ऊपर है। के हिसाब से अभी से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे आपने जाते-जाते फिर बीजेपी के जख्मों को थोड़ा-सा हरा कर दिया बीआरएस का नाम लेकर, हुँ। कि क्या होता, क्या नहीं होता। खैर, अलग बात है। आखिरी सवाल मैं समझता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, ओपिनियन पोल, सर्वे आपने जो पूरा बहुत अच्छे से समझाया, क्या स्टालिन साहब जा सकते हैं? अभी भी चुनाव 50-50 है। देखिए, मुझे ये चुनाव कहीं न कहीं तेलंगाना जो 2023 का चुनाव था, 3 महीने पहले कोई नहीं कह रहा था कि केसीआर ये चुनाव हार सकते हैं, करेक्ट? तो क्योंकि बहुत यस, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है स्टेट में, जयललिता ने उसको एक बार ज़रूर न्यूट्रलाइज़ किया, लेकिन चैलेंज जयललिता या करुणानिधि नहीं है, करेक्ट? तो एक एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है और अभी भी गेम जो है वो 50-50 है। अनडिसाइडेड वोटर जो है, वो डिसाइड करेगा, प्लस कितना टीवी के इस सपोर्ट को होल्ड ऑन करता है होल्ड ऑन और यहाँ से करता है। कितना लीकेज होता है इसके सपोर्ट बेस पे टुवर्ड्स एआईएडीएमके होता है, टुवर्ड्स डीएमके होता है, अनडिसाइडेड वोटर्स, इमोशनल इश्यूज़, मतलब अभी भी गेम ओपन है, जी, ओपन बट है गेम। ओपन है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने इसको बहुत विस्तार से चर्चा की, हम उस पर तो कर ही रहे हैं, वोट वाइब जो काम कर रहा है उसके लिए भी बहुत बधाई। और ये जो थैंक यू। पहले मीर जो मार रहे हैं, पहले मार रहे हैं, जो मीर बन रहे हैं आप, उसके लिए भी बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। चर्चा करते रहेंगे, आपके नए सर्वे पर भी और तमिलनाडु में क्या होता है, इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। आज आप थैंक बात यू कर सर। रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे अमिताभ जी के साथ तमिलनाडु के चुनावों को लेकर। इस पर लगातार चर्चा हम करते रहेंगे राज्यों के विधानसभा चुनाव। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए, जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम, आभार, नमस्कार।